वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के ही न्यूज़पेपर से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड उसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होंगे बट ओवरव्यू यानी कि रेपिटेशन भी अगर हुई वो पुराने चैप्टर से उसके बारे में अब क्या क्या नया यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है वो आपको अपडेट दे दूंगी। ठीक है। सो अब बेसिक साइड है वीडियो में हमारी यही होता है। शुरुआत में आपको बता रही हूँ कि करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर उसका आंसर डिस्कस करते हैं। डिटेल्ड आंसर के लिए आप लिंक को फॉलो करते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है। सो पहला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो आपकी एमएसपी के साथ यहाँ पे डील कर रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू हमारी पल्सेस। एंड पल्सेस में भी 3 ऐसी पल्सेस इन स्पेसिफिक जिसमें हमारी दालें कौन सी आती है, तूर दाल, मूंग दाल और उड़द दाल। ठीक है। सो अब जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम है विद रिस्पेक्ट टू पल्सेस एंड जिसमें स्पेसिफिकली ये 3 ऐसी पल्सेस आती हैं उनके रिगार्डिंग ये जो टॉपिक है ये डिस्कस कर रहा है, ये न्यूज़ ये डिस्कस कर रही है। सो आत्मनिर्भर भारत विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी पल्सेस है उसमें ये चीज़ प्रॉमिस की गई थी कि 2022 में इसको जब लॉन्च किया गया कि इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स कि हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ दीज 3 पल्सेस। बट अभी के हिसाब से जो न्यूज़ है वो ये चीज़ कवर कर रही है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है प्रोडक्शन। बट अगर प्रोडक्शन हो भी रहा है हमारा जो इंपोर्ट है वो स्टिल ज़्यादा है क्योंकि हमारी डिमांड यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही तो हम आत्मनिर्भरता के ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बट हमने स्टिल बाहर की कंट्री से यानी कि फॉरेन कंट्री से, जिसमें मेजरली यहाँ पे म्यांमार है, उनसे हमने इम्पोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो उनके साथ टैरिफ डील था या आप कह सकते हो कि इंपोर्ट प्राइसेस थे वो रिलेटिवली कम थे, बट स्टिल है तो हमारे इंपोर्ट बिल का ही पार्ट ना, तो आत्मनिर्भरता के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। दिस इज व्हाट दिस न्यूज़ इज स्टेटिंग। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द 2 टाइप्स ऑफ पल्सेस जो यहाँ पे बताए गए हैं, दैट इज तूर एंड मूंग। उड़द के बारे में इतनी यहाँ पे बात नहीं की गई है तो देख लेते हैं। मूंग जो है 60 to 70 डे का क्रॉप साइकिल रहता है, इसको तो साल में 2 या 3 बार इसको इजीली उगाया जा सकता है। मूंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 120 to 160 डे का क्रॉप पीरियड है। सो साल में 1 या अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो 2 बार इसको उगाया जा सकता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर जो है बनाया गया है, दैट इज कि इन कॉन्ट्रास्ट जो तूर है वो एक प्राइमरीली खारिफ क्रॉप है एंड जो मूंग है वो राबी क्रॉप है हमारी। ठीक है, ये चीज़ के पॉइंटर्स आप नोट करते रहना। देन अलॉन्ग विद दैट अगर हम देखें तो कोई ऐसी स्पेसिफिक जो है जो ग्रोइंग पीरियड तूर के लिए ही बोली गई है, मूंग को कभी भी ग्रो किया जा सकता है, बट स्पेसिफिक अगर हम देखते हैं तो वो राबी क्रॉप है, एक खारिफ क्रॉप है। ठीक है। अब हम एक चीज़ को यहाँ पर और भी देखते हैं कि जो हमारे लेंटिल्स हैं जिनको हम पल्सेस भी ये चीज़ के लिए बोल रहे हैं, लेंटिल्स है जिनमें दालें ही आती हैं, इनको हम जब भी कोई भी मेजर क्रॉप राबी या खारिफ क्रॉप हार्वेस्ट की जाती है उसके बाद ग्रो किया जाता है इनटू द सॉइल। ठीक है, तो वो वाला आइडिया भी यहाँ पर लेकर चलना। क्यों? क्योंकि सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है उसके रिप्लेनिशमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। सो वो कब आते हैं? जब हमारे पास ऐसी ही लेंटिल्स को जब हम यहाँ पे कह सकते हो कि ग्रो करते हैं। सो अब इसके प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड इश्यूज जो है वो हो रहे हैं। ठीक है, तो सवाल देख लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस कंसिडर द फॉलोइंग कि मिशन emphasizes on management and assuring remunerative prices to the farmers only. Second, central agencies NAFED and NCCF are responsible for the procurement of the pulses. Which of the following statements is or are correct? तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी थी। सो अब न्यूज़ के अकॉर्डिंगली भी ना मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है क्योंकि NAFED एंड NCCF आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्ट कर रहे हैं। तो जब हार्वेस्ट हो जाती है मार्केट तक के पहुँचने तक ये सबका सब यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। सो नॉट ओनली रेम्यूनरेटिव प्राइसेस आर गारंटीड, या इसके अलावा जो इसकी आप कह सकते हो कटाई के बाद से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेके इसकी स्टोरेज से लेकर या जब तक ये मंडीज में जाके बिकती हैं, सबका मंडीज में क्या इनफैक्ट शेल्फ पे जाके बिकती हैं इन द मार्केट, तब से लेकर ब्रांडिंग एंड ऑल सारा का सारा काम यहाँ पे सरकार अंडरटेक कर रही है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकम्प्लीट थी, ओनली वर्ड आ गया तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम भी हो जाती है, तो फर्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट यही है क्योंकि अब प्रोक्योरमेंट के लिए जो प्राइसेस है वो कहीं जो अमाउंट है वो देनी भी है अगर सरकार ने, ठीक है, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी सरकार अगर प्रोवाइड कर रही है तो वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू होती है। सो इसके अकॉर्डिंगली अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है कि
ईजिली कंडक्ट हो सके, ये प्रोसेस स्मूथली चल सके, दैट इज NCCF एंड NFET। सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है कि मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस 6 ईयर मिशन था, स्पेशल फोकस तूर, उड़द एंड मसूर दाल के ऊपर। सेंट्रल एजेंसीज प्रोक्योर कर सकती हैं 3 तरह की पल्सेस एज ऑफर्ड बाय फार्मर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ईयर्स, ऑल एज मच ऑफ द प्रोड्यूस या प्रोडक्ट अब जो फार्मर यहाँ पर बना रहा है वो प्रोवाइड की जा सकती है। एम्फेसिस जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स के ऊपर है। हाँ, जिसके लिए स्पेसिफिक न्यूज़ में एक चीज़ और जो मैं मिस कर गई वो यही थी कि आत्मनिर्भर भारत विद रिस्पेक्ट टू पल्सेस नॉट ओनली डील्स विद MSP, बट यहाँ पर एक प्रॉमिस सरकार ने ये भी किया है कि धीरे धीरे करके प्रोडक्शन जो है, जो सारी की सारी अब उगा रहा है किसान, वो तो होगी, बट आपको यहाँ पर सरकार बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स भी प्रोवाइड करके देगी विद रिस्पेक्ट टू दीज पल्सेस ऑल्सो। सो अब ये भी पार्ट है इसका, सो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रख लेना। देन अब कैन गवर्नमेंट एड EVs amid rare earth magnet crunch? रेपिटेटिव न्यूज, बट एक यहाँ पे फैक्ट जो नया लगा मुझे, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि EVs के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, एंड मेजरली अगर हम देखें तो जो सरकार है वो यही चाहती है कि सेल्फ सफिशिएंसी या आत्मनिर्भरता आए विद रिस्पेक्ट टू EVs ऑल्सो, है ना। तो उसके लिए अब हम कल के लेक्चर में हमने ये चीज़ समझी थी कि किस तरीके से यहाँ पे चल रही है कोशिशें। अब EVs में जो मैग्नेट्स यूज़ होते हैं वो अब किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ही क्यों इतना ज़्यादा वरीड है। सो अब EVs के अंदर बैटरीज होती हैं, बैटरी से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो थ्रू कॉइल्स यहाँ पर ट्रांसफ़र करती है। कॉइल्स के बाद वो धीरे अब मोटर को मूव करेगी। मोटर को मूव करने के बाद धीरे धीरे टायर्स या एक्सेल मूव होना शुरू होता है, उसके बाद टायर्स एज अ रिजल्ट हमारी जो कार है या EVs जो है वो मूव करती हैं। ठीक है, सो अब वो कॉइल्स के अंदर, वो मोटर के अंदर सारे के सारे हमारे पास रेयर अर्थ मैग्नेट्स ही यूज होते हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के थ्रू होते हैं। एक ये पॉइंट एक्स्ट्रा था। दूसरा पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे यही है कि चाइना सिर्फ रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए ही यहाँ पे अपनी मोनोपोली बना के नहीं बैठा है। आगे आने वाले डेज में मे बी चांसेस आर कि निकल, कोबाल्ट, लिथियम, ये सब के लिए भी यहाँ पर ये प्रोड्यूस करे दिक्कतें, तो सप्लाई चेन हिंडर होने के चांसेस आने वाले टाइम में ज़्यादा है। सो गवर्नमेंट नाउ इज फोकसिंग ऑन व्हाट, नॉट ओनली EVs बट CNG एंड LNG वाली जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ है उसके ऊपर भी। ठीक है, सो उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। एंड मेजरली जो हमारे EVs है उसमें 3 to 5 kgs का ये मैग्नेट यूज़ होते हैं, बट हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स वाले व्हीकल्स हैं उसमें अराउंड 110 ग्राम्स के आसपास ये मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। सो इसके रिगार्डिंग एक सवाल और बन रहा था, वो देख लेते हैं कि विद रेफरेंस टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग कि चाइना कंट्रोल्स ओवर 60% ऑफ द ग्लोबल लिथियम रिफाइनिंग। सेकेंड, PLI स्कीम्स प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू द लोकल मैन्युफैक्चरर्स। सो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है आप कर सकते थे सही अगर आप पहले से लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, है ना। सो क्वेश्चन का आंसर है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि चाइना जो है अब लिथियम के ऊपर भी आगे मैंने बताया ना आपको कि कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो 65% तो ऑब्वियसली हमें पता है, एग्जैक्ट नंबर हमें पता है। ठीक है, कंट्रोल्स ओवर 60% तो ऑब्वियसली 65 तो 60 से ऊपर है ना। सो इस तरीके से आपको ट्रिक किया जा सकता है। बोलोगे कि नहीं वहाँ पे तो बोला गया है कि लिखा हुआ है कि 65% ही लिथियम के ऊपर या 65% के ऊपर ही चाइना कंट्रोल करता है, यहाँ पे ओवर 60% भी तो भाई 65 ही होगा। ठीक है, 65 भी तो ओवर 60 ही कंसिडर किया जा सकता है, तो स्टेटमेंट को आप करेक्ट बोल सकते हो। सो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि PLI स्कीम, PLI का मीनिंग ही क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की थी पहले लेक्चर्स में। ठीक है, सो ये स्कीम्स में ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है अब सरकार की मदद करने के लिए, या सरकार चाहती है कि किसी भी तरह की इंडस्ट्री खुले, उससे रिलेटेड अगर मैन्युफैक्चरिंग खोल देता है, यूनिट खोल देता है, जब वो मार्केट में जाके बिकती है तो पर यूनिट कॉस्ट जो जितने भी बिक रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को क्लेम करनी पड़ती है ये जो इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कि ये हमारे पास डाटा आ गया है कि इसके अकॉर्डिंगली हमारा इंसेंटिव दे दीजिए। तो इसके लिए विन विन सिचुएशन सरकार के लिए भी है कि वो EVs को मार्केट में लेके आना चाहती है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्यों, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खुल गए, उसके रिगार्डिंग जो मैन्युफैक्चरर है वो तो इस चीज़ के लिए खुश होगा कि इंसेंटिवाइज भी मुझे किया जा रहा है। ठीक है, सो दोनों तरफ यहाँ पे काम हो रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है। देन हेट स्पीच चार्जेस अगेंस्ट हाई कोर्ट जज, देन राज्यसभा में फॉर्म अ पैनल। अगेन हमने ये चीज जो है ना डिस्कस की थी विद रिस्पेक्ट टू इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। वही सेम कहानी बट इन अ डिफरेंट केस।
ठीक है, तो हेट स्पीच के लिए अब आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द जज, एक उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के जज के ऊपर इम्पीचमेंट की बात की जा रही है। तो अब इम्पीचमेंट का वो प्रोसेस जो हमें पता है, दैट इज कि वो पार्लियामेंट में ही इम्पीचमेंट की जा सकती है। इम्पीचमेंट हो सकती है आइदर इन लोकसभा या राज्यसभा। अगर आपको राज्यसभा में इम्पीचमेंट शुरू करनी है तो वो मोशन को एटलीस्ट 50 मेंबर्स को साइन करना होगा ऑफ द राज्यसभा। अगर लोकसभा में उसको करना है तो एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा मस्ट साइन ऑन दैट मोशन, है ना। वो पास होता है तो उसके बाद एक कमेटी बनती है, 3 मेंबर की कमेटी बनती है। वो 3 मेंबर की कमेटी बनने के बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं इन द पार्लियामेंट जहाँ पे मोशन पास होता है। देन 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड नॉट द टोटल मेंबरशिप, है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग से अगर वो पास हो जाता है तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो इम्पीच हो जाते हैं। यही सेम कहानी यहाँ पर आपको दी गई है। उसके अलावा आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जज कैन बी रिमूव फ्रॉम द पार्लियामेंट ओनली प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के बेसिस पे एज लेड डाउन, ठीक है, इन द प्रोसीजर। आर्टिकल 218 द सेम अप्लाइज टू जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दी गई है। सो यहाँ पर ये वही कहानी दी गई है। अब सवाल देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग, कि the judges of the high court can be impeached by either the legislative assemblies or the parliament. Second, judges of the high court before entering upon the office make and subscribe before the president of India, ठीक है। यहाँ पे make and subscribe के लिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये ओथ की बात कर रहा है, ठीक है। सो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी पेस्टेड है तो मे बी आइडिया आपको हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिर्फ पार्लियामेंट में ही ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ही यहाँ पर आप कह सकते हो कि जजेस जो है अपॉइंट होते हैं। सो अब फर्स्ट स्टेटमेंट में आइदर नहीं आएगा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में, आइदर लोकसभा या राज्यसभा, 50 एंड 100 मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। सेकेंड इसलिए होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे ओथ नहीं होता है, गवर्नर के सामने वो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, एंड ये ओथ हमारी शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिवन है, राइट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। सो आर्टिकल 219 आपकी ओथ है और रिफॉर्मेशन बाय जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अब वो 3rd शेड्यूल के अंदर आपकी जो ओथ है वो बताई गई होती है। अगली बार अगर सवाल आया ना आपको ऐसा सा या न्यूज़ भी आती है तो मैं आपको 3rd शेड्यूल से यहाँ पे पूछने वाली हूँ सवाल, तो थोड़ा उस चीज़ को रट भी लेना। देन एज प्रोटेस्ट हिट अपर सियांग प्रोजेक्ट NHPC टू फास्ट ट्रैक सिलेक्शन ऑफ द साइट। तो अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, ये हमने एक डैम की कंस्ट्रक्शन की बात की थी जहाँ पे हमने ब्रह्मपुत्र रिवर की बात की थी। अगेन ये भी ना हम एक तरह से कैचअप कर रहे हैं पुराने करंट अफेयर्स के साथ। सो अब हमने ये चीज़ देखा था कि जो सिंटैक्सियल बेंड है ऑफ ब्रह्मपुत्र, जब से वो अरुणाचल में सबसे पहले इंडिया में कांटेक्ट में आती है, उससे जस्ट पहले तिब्बत वाला जितना भी रीजन पड़ता है वहाँ पे चाइना अब क्या कर रही है, डैम बनाने की कोशिश कर रही है। एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि 30% ऑफ द वाटर जो है ब्रह्मपुत्र का वो अब वहाँ पे है, तिब्बत की तरफ से इंडिया में आता है, बट 70% वाटर है वो रिप्लेनिशमेंट होती है अब किस वजह से, हमारे मॉनसून्स की वजह से। सो हमें इंडिया को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस डैम की अब अगर डैम को चाइना बना भी लेता है तो हमें डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बट डरने के लिए एक मुद्दा यहाँ पे यही है कि अब डैम तो वो बना रहे हैं बट वो डैम के लिए रिजर्वॉयर नहीं बनाएंगे मोस्ट प्रोबेबली चाइना। सो इनडायरेक्टली वो इंडिया में अब थोड़ा सा, अब हमें पता है कि ऑब्वियसली डैम में पानी जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो पानी का प्रेशर जो है अकॉर्डिंगली हो जाता है। उसी पानी के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम एक्स्ट्रा स्टोरेज या रिजर्वॉयर को बनाते हैं, बट चाइना इज नॉट प्लानिंग ऑन डूइंग दैट, ठीक है। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, इंडिया में फर्दर जो है चांसेस आर, नॉट श्योर कि ये चीज़ होगी, चांसेस आर कि इंडिया की तरफ जो है वो डैमेज हो जाए, ठीक है। सो अब इसी के लिए अब रिजर्वॉयर्स के लिए या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए इंडिया भी उस चीज़ के लिए आतुर है। इंडिया वांट्स कि जो ये रिजर्वॉयर्स है एटलीस्ट यही बन जाए। बट अब NHPC, जब NHPC इज अ कंपनी, हमारा जो मिनी रत्नास के अंदर NHPC आती है, ठीक है, तो व्हेन दैट पर्टिकुलर कंपनी के लोग वेंट कि क्या कहाँ जाके हमें प्रोजेक्ट को शुरू करना है, जो कि साइट डिसाइडेड है, वहाँ के लोगों के साथ इनकी भिड़ंत हुई, ये सारी चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में बताई गई है आपको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यही बोला है कि द गवर्नमेंट वांट्स इट टू बी डन, इसलिए नहीं कि इनका जो यहाँ पे एरिया है, जो उनके घर जिनके उजड़ जाएंगे इस वजह से या घर उनको रीलोकेट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी एक्ट करेगा, ठीक है। सो स्टोरेज फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। एंड वंस इफ दैट इज मेड एंड हमारे डैम्स भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो इट विल बी द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया,
सो अब रिक्वायरमेंट इस तरीके से निकलती है कि आपदा में अफसर आपको निकालना ही पड़ेगा, तो इससे विन विन सिचुएशन अगेन इंडिया के लिए। एंड जो हमारे असम साइड हम देखते हैं कि फ्लडिंग होती है ब्रह्मपुत्र की वजह से, वो भी यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सवाल आपको देखने हैं। सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में है क्या? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको देखना है कि कौन सी स्टेट के साथ यहाँ पे करेक्टली मैच है या नहीं। देन दगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिहार, श्रीसेलम राइट पावर स्टेशन प्रोजेक्ट एंड स्टेट आपको गिवन है। हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है कि तीनों के तीनों करेक्टली मैच्ड हैं एंड दिस हैज बीन डन डेलिबरेटली, कि आपको ये याद रहे। सो आगे आपको क्या करना है कि आपको जितनी भी लिस्ट हैं, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो न्यूज़ में हैं ज़्यादातर, अगर आने वाले टाइम में हुए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। बट अभी से जो पहले हो चुका मेजरली, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। एंड इन केस इफ आई मिस आउट, तो आपको वो नोट्स यहाँ पर रेडी रखने हैं कि मैं आपको सिर्फ एस्पेक्ट्स बता रही हूँ कि किसके ऊपर आपको सवाल पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Then Himanta cites 1950 law to say DC can push foreigners back. So अब यहाँ पर मुद्दा आ रहा है बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, असम के अंदर। सो बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स अगर आ भी रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास फॉरेन ट्राइब्यूनल है। फॉरेन ट्राइब्यूनल के ऊपर अब इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका है दैट द पीपल देयर, द लोकल पीपल, दे डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, कि जो ये माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है ना यहाँ पर, और इलीगली जो माइग्रेट हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हम नहीं चाहते कि हम ट्राइब्यूनल बनाएं। हम चाहते हैं कि जो डीसी है, जो लोकल डीसी हैं, वो रिकॉग्नाइज करें। एंड 1950 का उन्होंने एक एक्ट यहाँ पर जो है कोट किया कि हमारा जो एक्सपल्शन एक्ट है बेसिकली, कि डीसी जो है उसको डायरेक्ट यहाँ पर पावर दे देनी चाहिए कि टू रिकॉग्नाइज अ फॉरेनर एंड ही और शी may directly be sent to either to the tribunal, या वैसे एक्ट जो बेसिक यही कहता है कि ट्राइब्यूनल के यहाँ पे गठन करने की उस टाइम पे जरूरत नहीं थी। 1950 का एक्ट है ना, कि जो डीसी है ही और शी हैज़ द पावर कि वो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करे फॉरेनर्स को और उनको वापस भेज दे। बट हमारा जो अब रिन्यूड एक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द बांग्लादेश के रिगार्डिंग, जो हमारे इलीगल एक्सपल्शन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी है, जो एनआरसी भी है या उस पर अपडेट भी आई है, तो डीसी को ये पावर तो ज़रूर दी गई है कि वो ट्राइब्यूनल बना सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट उनको पेश करना है उन लोगों को इन फ्रंट ऑफ अ ट्राइब्यूनल, ठीक है। सो ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा एंड उसके रिगार्डिंग अब जो व्यक्ति है, अगर उसके अगेंस्ट यहाँ पर डिसीजन ट्राइब्यूनल का होता है तो उसको फर्दर अपील भी कर सकते हैं द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो द लोकल पब्लिक देयर वांट्स कि इतना लंबा प्रोसेस ही क्यों है यहाँ पे, ठीक है, उनको वहीं से वापस ही भेज दिया जाए। सो अकॉर्डिंगली दैट के हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ही और शी इज ऑल्सो सेइंग कि ही इज ऑल्सो सेइंग, जयशंकर जी ने ये चीज़ बोली है कि बाकी जब कंट्रीज़ में डिपोर्टेशन होती है, डिपोर्ट किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो जिस कंट्री से वो आया होता है उस कंट्री को उसे वापस लेना ही पड़ता है एंड दैट इज़ एन इंटरनेशनल नॉर्म, ठीक है। अब बांग्लादेश इफ इट इज़ नॉट रेडी टू टेक इट बैक, दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। तो अगर उनको वापस भेजा जा रहा है तो बांग्लादेश को उन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। सो क्वेश्चन ये है, कंसिडर करनी है फॉर जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर ऑफ 1964. द ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेनर्स इज अ क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन यूनिक टू असम. थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश अ फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल. सो करेक्ट आंसर इसका यही है कि हाउ मेनी आपको स्टेटमेंट्स देखनी थी, तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है आपकी। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल आपको बनाना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ 1964 है ना, इनिशियल बिल हमारा 1950 का था, उसके बाद 1964 में हमारे पास ये ऑर्डर निकलता है एंड हमारा ट्राइब्यूनल्स बनेंगे। देन क्वासी जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन वही होते हैं कि जो कंप्लीटली जुडिशियल नहीं होते। ट्राइब्यूनल की जब हम बात करते हैं तो हमेशा से क्वासी जुडिशियल होते हैं, ठीक है, कि इक्विवेलेंट पावर्स यहाँ पे दी गई हैं बट एक्चुअली में वो कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो इट इज एंडेमिक टू या यूनिक टू असम ओनली। सो थर्ड स्टेटमेंट है कि इनिशियली 1950s में हम देख रहे हैं कि पावर दी गई थी कि नहीं, इनिशियली जब ये बिल पास हुआ था, ये ऑर्डर पास हुआ था, तब उस टाइम पे बोला गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ वही ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बट लेटर ऑन इट वाज अमेंडेड एंड बोला गया था कि जो डीसी या डीएम है ना, वो भी ट्राइब्यूनल यहाँ पे गठन कर सकते हैं, उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी इसीलिए इनकरेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हम देखते हैं निकल के रिगार्डिंग है ये न्यूज़ आपकी। तो इंडिया में जो बेसिक हम निकल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो प्रोसेस जो है, या निकल के पहले यूजेस की जब बात करते हैं, निकल एक तरह से हमारा मेटल है, ठीक है। इसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं,
एक्सट्रैक्शन से पहले यूजेस देखते हैं। तो ये हमारी जितनी भी चिप्स हैं मोबाइल के अंदर, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चिप्स यूज़ की जाती हैं, वो सबके अंदर यूज़ होता है। ईवीज़ के अंदर भी काफ़ी हैवी अमाउंट में निकल को यूज़ किया जाता है, हैवी इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है। बट अब ईवीज़ को अगर बनाने के लिए हम देखें, ईवी जो है एक तरह से हम बोलते हैं कि हमारा क्या है कि जो ग्रीनर ऑप्शन है कि हमारी तरफ से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ग्रीन हाउस गैस की एमिशन नहीं हो रही। बट दिस इज जस्ट अ शिफ्टिंग ऑफ ओनस, ये आर्टिकल कह रहा है कि अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर ही ओनस सारा का सारा शिफ्ट हो जाता है। नॉट इवन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जब माइंस वाले, जब हम हैवी मिनरल्स की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर ये ओनस शिफ्ट हो रहा है। जस्ट बिकॉज कि ईवी की मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो ग्रीनर आउटपुट तो दे रहा है, बट जब हम निकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसका बाय प्रोडक्ट जब हम देखते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो एक तरह से अब हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं निकल का जस्ट टू प्रोड्यूस, कि हमारे पास एक सस्टेनेबल मेथड आ गया कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम किया जा रहा है। बट यहाँ पे अगर निकल की डिमांड भी तो सडनली बढ़ गई है, तो उसी हिसाब से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी तो यहाँ पे बढ़ गई है। तो वी नीड टू डिवाइस अ सिस्टम जो कि अपने आप में ही क्या है, इको फ्रेंडली है ना, कि जिसकी निकल की एक्सट्रैक्शन भी इस तरीके से हो कि वो अब ग्रीनर मेथड को यूज़ किया जाए। सो अर्लियर प्रोडक्शन मेथड वाज कि जो आपका निकल को ओर से निकालने के लिए, पहले भी दो तरह की ओर्स है, एक तो हमारी लो क्वालिटी के लिए, एक हाई क्वालिटी के लिए। हाई क्वालिटी के लिए इंडिया में बहुत कम ऐसे उपलब्धियां हैं, ठीक है, तो इसी वजह से हम इम्पोर्ट पे भी डिपेंड करते थे। बट अब बिल को रिड्यूस करना है, आत्मनिर्भरता यहाँ पर भी लेके आनी है। सो अब एक ऐसा मेथड डिवाइस किया गया है कि वो अर्लियर प्रोसेस को हटाकर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, वाटर को एज अ बाय प्रोडक्ट यूज़ करेगा। एंड दैट विल बी डन कि जो अर्लियर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गुड क्वालिटी निकल को यूज़ किया जाता था ना, ओर को यूज़ किया जा रहा था, बट अब जो गलत, आप कह सकते हो कि थोड़ी लो क्वालिटी वाली निकल वाली ओर्स भी हैं, उनसे भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है हाई क्वालिटी निकल। सो उसको क्या किया जाएगा कि एक सिंगल प्रोसेस में, जर्मनी में ये डिवाइस की गई टेक्निक है। अब एक ही सिंगल जो जगह है वहाँ पर हम जो ओर है हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एट अ हायर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू दैट ओर आपस में दोनों का रिएक्शन करवाएंगे। हाई टेम्परेचर से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है व्हेन इट रीचेस अ सर्टेन टेम्परेचर, तो वो फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाती है ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेज इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के केस में क्या होगा कि अब वो बहुत जल्दी हीट होगा और रिएक्टिव होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो इसकी वजह से वो अब ओर को सेपरेट कर देगा निकल से, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास जो निकल के आएगा वो अब हाईएस्ट या प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। एंड इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज वाटर ओनली। सो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिलीज है उसको खत्म करने की यहाँ पे बात की जा रही है। पूरा का पूरा आर्टिकल आपको इसी के रिगार्डिंग बताता है कि पुराना प्रोसेस जो है वो 4 स्टेप्स में होता था। वो 4 स्टेप्स होते थे, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। बट अब वो सिंगल स्टेप में यहाँ पर चेंज किए जाने की बात कर रहे हैं कि अडॉप्शन ऑफ ग्रीनर मेथड टू प्रोड्यूस ग्रीनर आउटपुट, है ना। ग्रीनर मेथड से हम निकल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड ईवीज में यूज़ कर रहे हैं, जो कि अगेन अपने आप में ही ग्रीनर प्रोडक्ट है। सो इसी से रिगार्डिंग यहाँ पर आपको यह आर्टिकल था, एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुली रिटन, बहुत इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, जिसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन इज कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, निकल एंड उसके अलॉयज कौन से करेक्टली मैच्ड है। मोनेल निकल एंड कॉपर, देन हासलॉय निकल आयरन क्रोमियम अलॉय, इनकोलॉय निकल मोलिब्डेंडम एंड देन क्रोमियम। आपस में कौन से कितने पेयर्स यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कि सिर्फ एक ही करेक्टली मैच्ड है, यानी कि फर्स्ट वाला करेक्ट था, ठीक है। सेकंड और थर्ड को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। कि जो मोनेल है वो निकल एंड कॉपर का है, तो कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए इसको एज अ अलॉय यूज किया जाता है। हेस्टलॉय की जब बात कर रहे हैं तो निकल, मोलिब्डेनम एंड क्रोमियम, जो कि हाई रेजिस्टेंस करोजन के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करता है एंड हार्श केमिकल इन्वायरमेंट्स में हेल्पफुल रहता है। देन इनकोलॉय की बात करें तो निकल, आयरन एंड क्रोमियम, एंड अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए, हाई टेम्परेचर्स के लिए, राइट। सो नेक्स्ट हमारा है कि पीएम्स विजिट टू साइप्रस क्रोएशिया ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू कनाडा। कनाडा वाला हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो क्रोएशिया एंड साइप्रस की तरफ चलते हैं। तो अब समिट को अटेंड करने के बाद फाइनली क्रोएशिया एंड साइप्रस की तरफ जाएंगे। इसके पीछे का रीज़न भी हमारा जियोपॉलिटिक्स ही है,
क्योंकि अब हम देखें तो साइप्रस जो है वो हमेशा से ही इंडिया के सपोर्ट में रहा है विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर इशू, एंड उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगाम अटैक हुआ था उसकी भी निंदा की थी, एंड कॉन्टिन्यूसली कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए उसकी सपोर्ट में भी क्रोएशिया एंड साइप्रस रहे हैं। सो एक तरह से आपस में ये एक दूसरे की हेल्प करने की बात की जा रही है। तो इंडिया ने सिर्फ हेल्प ली ही नहीं है, दी भी है। सो अब उस टाइम पे जब हम बात करें क्रोएशिया की ट्रिप की बात कर रहे हैं तो कल्चरली अगर हम देखें तो एक दूसरे के साथ घुलने मिलने वाली बात आ जाती है, एंड इंटरनेशनल लेवल पे सेवरल टाइम्स इंडिया हैज गिवन हेल्प टू देम ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपस में चलता जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप की तरह ये चलकर आ सकता है, डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस इसकी है। एंड इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस यहाँ पर है इसकी अभी तक आईमेक की वजह से, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अब मोटा मोटा अगर हम देखें तो हमें BRI प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना ने लॉन्च किया था, जिसका समर्थन इंडिया ने नहीं किया था, एंड उसके ऑपोजिशन में अगर आप देखें तो आईमेक को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो अब उसके लिए ज़रूरी है ये प्रोसेस इंडिया को फॉलो करना, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को बेटर करना। आईमेक को लेकर कंसिडर द फॉलोइंग कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज लॉन्च्ड एट द G20 लीडर समिट इन इटली। सेकंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन आर सिग्नेटरीज ऑफ आईमेक। तो आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी थी, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी सेकंड वाली। फर्स्ट वाली इनकरेक्ट है क्योंकि इटली में नहीं, न्यू दिल्ली में जो हमारा समिट हुआ था G20 लीडर्स का, उसमें यहाँ पर इंडिया ने प्रपोज किया था आईमेक को, एंड सिग्नेटरीज जो है USA एंड यूरोपियन यूनियन के अलावा कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया तो है ही है, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन यूनियन, राइट। सो ये करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बनता है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल ऑफ टुडे दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टार्डिग्रेड्स। ठीक है, टाइनी 8-legged वाटर बियर्स इन स्पेस। तो हमने एक्सियोम मिशन के बारे में, एक्सियोम 4 के बारे में यहाँ पर बात की थी इन द फर्स्ट और सेकेंड डेज में भी। ठीक है, तो एक्सियोम 4 के अकॉर्डिंगली हमारा क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर रहना था एस्ट्रोनॉट्स को, एंड अकॉर्डिंगली कुछ रिसर्चेस को भी यहाँ पे कैरी किया जाता है। तो टार्डिग्रेड्स जो हैं उनको भी लेकर गया था दिस टाइम ऑल्सो, एंड सबसे पहले की जब हम बात करें तो अराउंड 2007 से लेकर जितने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या स्पेस रिलेटेड यहाँ पर मेजर इवेंट्स किए गए हैं, टार्डिग्रेड्स जो है उनको लेकर जाया गया है। ठीक है, सो अब टार्डिग्रेड्स एक्चुअली में है क्या? तो इनको हम वाटर बियर्स भी बोलते हैं, मॉस पिगलेट्स भी बोलते हैं। तो दीज आर 8-legged एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, 8-legged एक्वेटिक एनिमल्स, एंड रिगार्डिंग दैट अगर हम उनकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये एग्जिस्ट करते हैं इन वर्ल्ड के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड के अंदर बिफोर द डायनासोर्स केप्ट देयर फीट ऑन द अर्थ। तो इतने पुराने यहाँ पर ये ऐसे क्रिएचर्स हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट, अब ये यहाँ तब के पीरियड से लेके अब तक सर्वाइव कैसे किए गए हैं, दैट इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी। टाइम एंड अगेन हम देखें तो इनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कैसे? अडेप्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये -20 के अराउंड यहाँ पर टेम्परेचर एग्जैक्ट दिया गया है, -272.95 डिग्री सेल्सियस से लेकर एज हॉट एज 150 डिग्री सेल्सियस के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स तो हैं ही हैं, बट अब सारी तरफ यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, बट मेजरली ये पाए जाते हैं कहाँ पे? थिन फिल्म ऑफ वाटर फाउंड ऑन मॉसेस एंड लाइकन्स अपॉन दीज एनिमल्स, इसी वजह से इनको मॉस पिगलेट्स भी बोला जाता है। तो ये वहाँ पर जनरली पाए जाते हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर, बट मॉसेस एंड लाइकन्स के ऊपर एक थिन लेयर होती है, वहाँ पे टार्डिग्रेड्स होते हैं। तो इतने टाइम से लेकर अब तक इन्होंने अपने आप को ईजिली सस्टेन करा पाया है ड्यू टू सर्टन चेंजेस इन देयर बॉडीज। तो इन्हीं चेंजेस की वजह से आपको एक स्पेशलिटी में और बता रही हूँ कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से भी इम्यून है अप टू सर्टन लेवल। ठीक है, सो इसी की वजह से द साइंटिस्ट वांट टू रिसर्च कि अगर इनको स्पेस में लेके जाया जाता है तो हाउ विल दे सस्टेन, कि अगर सस्टेन कर भी पा रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं। अगर सस्टेन कर रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं कर रहे हैं तो व्हाट वेंट रॉन्ग। एंड यूवी रेज वहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से अब वहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट उनके ऊपर आ सकता है, उसको पढ़ने के लिए भी एक्सियोम 4 मिशन के अंदर ये चीज़ को कैरी किया गया था, टार्डिग्रेड्स को कैरी किया गया था।
दो स्पेसिफिकेशन इनको लेकर, जो दो टर्म्स हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे पढ़ लेना। पहली है क्रिप्टोबायोसिस। क्रिप्टोबायोसिस इज अ स्टेट इन विच ऑर्गेनिजम्स अपनी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है बॉडी की वो इतनी ज़्यादा कम कर देते हैं, या आप कह सकते हो टार्डिग्रेड्स के केस में भी 100 से लेकर 0.1% तक वो अपनी मेटाबॉलिज्म को कम कर सकते हैं, मतलब कि 100% से 0.1% तक लेकर आ सकते हैं। तो कंप्लीटली डेड ही कह सकते हो, बट स्टिल अलाइव, राइट। तो ये इनका एक तरीका है टू अडेप्ट टू एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, ठीक है। एक तो मेटाबॉलिज्म वाला पॉइंट आ गया। दूसरी टर्म आती है हमारी विद रिस्पेक्ट टू एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस मीन्स कि जो पानी की रिक्वायरमेंट है ये उसको भी अपनी बॉडी से अडेप्ट उस तरीके से कर लेते हैं। द टार्डिग्रेड कैन रिड्यूस देयर वाटर लेवल्स बाय 95%। 95% से कम भी वाटर एनिमल होते हुए भी 95% से ज़्यादा अगर आप कहें, ये अपनी बॉडी से वाटर की रिक्वायरमेंट को हटा सकते हैं। एनहाइड्रोबायोसिस, ठीक है। एनहाइड्रोबायोसिस के हिसाब से एंड पर्टिकुलरली अगर हम देखें टोटली ये इस तरीके से अपने आप को टाइम एंड अगेन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली एक्लेमेटाइज कर सकते हैं। सो एक्सियम 4 मिशन में ये चीज़ को पाया गया जब इनको लेके जाया गया। तो अब हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पर कि जब ये दोनों प्रोसेसेस हो जाते हैं उसके बाद ये एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ ट्रांस में होते हैं। ट्रांस में भी क्या एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है TUN, ठीक है। ऐसी स्टेट में ना ये मूव करते हैं, कुछ भी नहीं करते, बस अपने आप को जस्ट लिविंग, ठीक है, नॉर्मली लिविंग, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस TUN वाली स्टेट के अंदर जब ये इनको स्पेस स्टेशन तक ले जाया गया, वहाँ पे इनको UV रेस के अंडर आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत रखा भी किया। सम ऑफ देम डाइड बट मोस्टली सर्वाइव्ड, एंड सर्वाइवल के अलावा भी इन्होंने वहाँ पर रिप्रोड्यूस किया। सो इसका अब यहाँ पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिसर्चेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ऑल्सो, एंड ये अब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जा सकते हैं। स्पेसिफिकली UV रेज को ब्लॉक करने के लिए जो सनस्क्रीन्स बनाई जाती हैं उनके लिए टार्डिग्रेड्स का यूज़ किया जा सकता है। वो कैसे होगा दैट विल डिपेंड ऑन द रिसर्चेस, बट इनको यूज़ किया जा सकता है। देन क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दैट इज कि टार्डिग्रेड्स को लेकर कंसिडर द फॉलोइंग कि दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, मैं बता चुकी हूँ, करेक्ट है। सेकेंड, कैन अंडरगो क्रिप्टोबायोसिस एंड एनहाइड्रोबायोसिस, दोनों करेक्ट हैं ये चीज़ें। दीज आर मेनली फाउंड इन लेंटिक सीज। अब ये लेंटिक एरियाज या लेंटिक या लोटिक दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेंटिक या लोटिक का तो यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है टार्डिग्रेड्स को लेकर, बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो करेक्टली मैच्ड वाली तो बात यहाँ पर नहीं आती है, आर करेक्ट, ठीक है। ओनली 2, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनता है। लेंटिक एरियाज, लोटिक एरियाज, इतना ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। लेंटिक एरियाज वो है जहाँ पे पानी खड़ा होता है, लोटिक एरियाज जैसे रिवर होगी जहाँ पे मूविंग वाटर होता है। टार्डिग्रेड्स को लेकर ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो ओनली वाला सिचुएशन तो यहाँ पर नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। देन MSC इरीना, वर्ल्ड की लार्जेस्ट यहाँ पर हमारी जो कंटेनर शिप है वो केरला के विजंजम पोर्ट पे आकर यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया है प्रोसेस। विजंजम पोर्ट के ऊपर हमने शॉर्ट भी बनाया था वैसे। वो अब ऐसा पोर्ट है इंडिया का अगेन बनाया गया है कि जहाँ पर बड़ी से बड़ी जो शिप्स हैं वो आकर जा सकती हैं, इजीली डॉक कर सकती हैं, एंड सामान जो कि पहले अब अलग अलग रूट से या डिफरेंट मेथड से आया करता था वो नहीं होगा, अब डायरेक्टली शिप जो है वो पोर्ट पर एंटर कर सकती है। इसकी नेचुरल डेप्थ इस पोर्ट की इस हिसाब से है। सो अब वहाँ पर फर्स्ट ऐसी यानी कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंटेनर शिप आके रुकी है। सो इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वेश्चन यही है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कि विशाखापट्टनम पोर्ट नेचुरल हार्बर है या नहीं, मुंबई पोर्ट सैटेलाइट पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच। एंड माइंडेड ये सवाल जो है ना बहुत सिंपल सवाल है, आपकी NCERT में दिया गया है ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी की 12th क्लास के NCERT में इंटरनेशनल ट्रेड का एक चैप्टर है, उसके अंदर ये दिए गए हैं पॉइंट्स, तो इसमें तो आपकी गलती नहीं हो सकती, होनी चाहिए भी नहीं। सो अब यहाँ पे करेक्टली मैच कोई भी नहीं है, तीनों के तीनों इनकरेक्टली मैच है। विशाखापट्टनम हमारा लैंडलॉक्ड पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है हमारा नेचुरल हार्बर, एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमारा सैटेलाइट पोर्ट है जो कि मुंबई पोर्ट के ऊपर से प्रेशर जितना भी है विद रिस्पेक्ट टू द इनकमिंग ऑफ द शिप्स या वेसल्स उनको कम करने के लिए थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डाइवर्ट किया गया था, की तरफ डाइवर्ट किया गया था। सो वो एक नेचुरल हार्बर नहीं या सैटेलाइट पोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। सो हमारा अब एनिमल्स नाउ वेल अडेप्टेड,
पेपर काउंटर्स प्रोजेक्ट चीता क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा, तो ये बात कर रहा है प्रोजेक्ट चीता की। तो यहाँ पे आपस में भिड़ंत चल रही है कि लोग प्रेस क्या चीज़ पब्लिश करती है, सच्चाई क्या, एंड ऑल दैट। ठीक है, आपको यहाँ पर पढ़ना है अबाउट प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, कौन सी कंट्री से प्रोजेक्ट चीता जो है के अकॉर्डिंगली कंट्री से चीतास को मंगवाया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता 2022 में सितंबर में लॉन्च किया गया था। अफ्रीका से चीता आए थे, नामीबिया से आए थे और साउथ अफ्रीका से आए थे। अफ्रीकन कंट्रीज नामीबिया और साउथ अफ्रीका से आए थे। 20 चीतास थे, 2 कंट्रीज से आए थे। अब और मंगवाने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अब जो पहले यहाँ पे चीतास कुछ मरे थे, उनके पीछे उन्होंने यही रीज़न दिया कि टिक इन्फेस्टेशन की वजह से हुआ है। बट एक चीता जो कि अब मर गया था अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे नहीं बताया है। बट उसके अलावा उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट इज नेगोशिएटिंग विद अदर गवर्नमेंट्स नामीबिया, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका फॉर मोर चीतास ट्रांसलोकेशन। दैट्स इट। इस न्यूज़ में उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो सवाल देखते हैं क्या बनता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट हांगुल 1970 एंड प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कौन से करेक्टली यहाँ पर मैच्ड है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के तीनों के तीनों अगेन करेक्टली मैच्ड है। इजी क्वेश्चन था ये, आपको इस तरह के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। ठीक है, सो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, अब एलिफेंट जो अब कह सकते हो कल्चरली भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिलीजियसली भी इम्पॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो इंडिया के अंदर स्पेसिफिक 3 में से जो एक काइंड ऑफ हमारे एशियन एलिफेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड उनकी जो बीइंग इट अम्ब्रेला स्पीशीज ऑल्सो, कीस्टोन स्पीशीज ऑल्सो, तो अब दोनों के लिए यहाँ पे एलिफेंट की कंजर्वेशन ज़रूरी थी। देन प्रोजेक्ट हांगुल की बात करें तो ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से पहले ही यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम किया। हांगुल क्यों? क्योंकि उनका स्टेट एनिमल है ना। तो अब प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की जब हम बात कर रहे हैं तो 1975 में प्रोजेक्ट कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया था एंड डिफरेंट स्टेट्स में। एंड स्पीशीज़ जो बेसिक इसमें पार्ट यही है कि ओडिशा के अंदर था। एंड घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन जो है इसका पहला पार्ट थे या पहला फेज थे, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली अब नेक्स्ट हम थोड़ी सी न्यूज़ देख लेते हैं जिसके अंदर आपको क्या इंपॉर्टेंट जो है फोकस करना है उसके ऊपर, वो देखते हैं। बिरसा मुंडा, उनकी यहाँ पर ट्रिब्यूट उनको देने जा रहे थे लोग, तो आपको बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना है। पेजेंट मूवमेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या उनकी यहाँ पर पेजेंट मूवमेंट्स में बिरसा मुंडा की स्पेसिफिकली आदिवासी को लेकर, ट्राइबल्स को लेकर उन्होंने क्या क्या स्टैंड्स लिए या उनका स्टांस क्या था, उसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया ले लेना। वैसे तो एनसीईआरटी में आपको गिवन है ये सारी चीज़ें। सेकंड, न्यू वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल जो है राजस्थान में अपनाया गया है। सेकंड जो है स्टेट के अंदर हमारा जो एरिया है दैट इज़ एरियल व्यू कूका विलेज जो है, ठीक है, वहाँ पे पॉन्ड्स को बनाया गया है। पॉन्ड्स को इस तरीके से बनाया गया है कि वो आपको पूरे साल के अंदर यहाँ पर जो पानी है स्टोर करके इरिगेशन के लिए हेल्प करेगी। सो इससे क्या होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन राजस्थान में पॉसिबल हो पाएगी। सिर्फ ये बात थी। देन हाउ ड्रोन्स आर न्यू फेस ऑफ वॉरफेयर। सो यहाँ पे आपको यही है, इस आर्टिकल में आपको यही जानना है कि कौन सा ड्रोन, किस तरीके का ड्रोन कौन सी कंट्री ने बनाया एंड कैसे चाइना या इवन की चाइना की इसके ऊपर मोनोपोली है, पाकिस्तान को भी ड्रोन्स उन्होंने दिए। देन यूक्रेन रशिया वॉर में इसका क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है, एंड डिफरेंट सिचुएशंस में जो ड्रोन्स है वो कौन सी कंट्री ने कैसे यूज़ किया, ठीक है। तो इसमें डिफेंस सिस्टम के नाम जैसे इंडिया का S-400 है, यहाँ पे वो भी मेंशन्ड है, उसके ऊपर भी फोकस डाल लेना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। एंड देन स्टोरी ऑफ एस्फोटिडा, यहाँ पे आपको जगह का नाम पढ़ना है लाहौल एंड स्पीति रीजन में। पहले आपको पता है, मुझे तो आज पता लगा ये चीज़ कि हम हींग को उगाते ही नहीं, हींग के सबसे बड़े इंपोर्टर हम हैं, अफगानिस्तान वाले रीजन से हम मेजरली इनको इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। बट अब लास्ट आई गेस 2018 या 2020 के आसपास, एग्जैक्टली 2020 के आसपास जो हींग के बीज आए इंडिया के अंदर, वो मनाली साइड में स्पेसिफिकली लाहौल एंड स्पीति वहाँ पे उगाए गए, है ना। अब 5 साल लगते हैं इसकी फसल को प्रॉपर बड़े होकर हींग को प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी अगेन एक लेटेक्स काइंड ऑफ जो है वहाँ से हींग निकलता है, ठीक है। सो इस चीज़ को पढ़ना है, इस टॉपिक को प्लीज़ पढ़ लेना इन डिटेल, मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। सो अब उससे हींग जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, हींग निकल के आती है। सो एरियाज जहाँ पे ये चीज़ को कंडक्ट कराया गया था, आगे रिकमेंड किया जा रहा है कि यहाँ पे हींग की प्रोडक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। 2 लाहौल एंड स्पीति के रीजन्स, ठीक है, केलोंग, बीलिंग, मंडी, देन किन्नौर का रीजन, कुल्लू का रीजन एंड देन चंबा, ठीक है। इन सब रीजन्स में अब मान रही है सरकार के जस्ट बिकॉज कि उसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, अराउंड 20 डिग्रीज चाहिए ऑल द ईयर अराउंड, एंड मैक्सिमम 40 से ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ड्राई रीजन चाहिए, बारिश नहीं चाहिए, तो हमें ड्राई या कोल्ड डेजर्ट चाहिए यहाँ पे, है ना। तो लाहौल एंड स्पीति इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू दैट, है ना। तो अब उसके लिए लाहौल एंड स्पीति में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर को एक ब्रेक थ्रू यहाँ पर मिला है विद रिस्पेक्ट टू हींग की कल्टिवेशन, एस्फोटिडा की कल्टिवेशन। क्योंकि हमारे अगर यहाँ पर मैंशन भी किया गया है कि टेक्स्ट में
एंशिएंट टेक्स्ट में भी मेंशन है ऑफ हींग एंड हाउ इट कैन बी यूजफुल, राइट. सो लास्ट यहाँ पर हमारे पास है ये न्यूज़ है कि हाउ डज द फर्स्ट शूट अराइव सेफली. सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक जीन के बारे में पढ़ना है, रिसर्च करना उसके ऊपर, ठीक है. एक स्पेसिफिक जीन है दैट इज BBX32, ठीक है. इसको पढ़ लेना कि शूट कैसे ग्रो होती है, वो सबके डिटेल में नहीं जाना, बस ये जीन को देख लेना ये क्या काम करता है. देन अब हंड्रेड्स ऑफ ग्रिफिन वल्चर्स, उनको फीड किया जा रहा था, तो ग्रिफिन वल्चर्स के ऊपर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, पढ़ लेना, स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेना कि क्या क्या ये चीज़ें, क्या एनिमल्स की जो या ये बर्ड्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, क्या इनको बाकी बर्ड्स से थोड़ा सा अलग करता है. थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना, इन डिटेल ज़्यादा मत घुसना. तो अब इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2026, सो वी हैव एन ऑनगोइंग बैच. यू कैन गो थ्रू द डिटेल्स जो है आपको लिंक में मिल जाएंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा. यू कैन गो थ्रू दैट. एंड सिमिलरली हमारे पास एक टेस्ट सीरीज भी है प्रीलिम्स के लिए 2026 की, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल. दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. थैंक यू सो मच.